एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। हम पढ़ने वाले हैं एमपी पटवारी के साइंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हमने पार्ट 1 डिस्कस किया था, अब हम पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप एमपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट जो होता है वो किस सिद्धांत पर या किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? वो होता है संवेग संरक्षण का नियम। आपने ये नियम पढ़े होंगे, क्योंकि जितना भी फिजिक्स काम करता है वो सभी इन्हीं नियम पर काम करता है। तो रॉकेट सिद्धांत जो है वो किस पर कार्य करता है? तो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। सेकंड क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक हैं? आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पाश्चर या ऑल ऑफ दीज? आंसर होगा आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, जो उत्प्लावकता से रिलेटेड है। फिर न्यूटन की बात की जाए तो न्यूटन ने क्या है, 3 नियम दिए हैं, गति के 3 नियम आपने पढ़े होंगे। और लुईस पाश्चर क्यों फेमस हैं? तो लुईस पाश्चर ने ही पहला टीका विकसित किया था। तो ये सारे साइंटिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है कि किसी ध्वनि की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव, जो फ्रिक्वेंसी होती है, तो जो फ्रिक्वेंसी में उतार चढ़ाव होता है वो किस इफेक्ट के कारण होता है? तो वो डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। आपने पढ़ा होगा कि जैसे कि हम स्टेशन पे खड़े रहते हैं और जब ट्रेन आती है तो हमें दूसरी आवाज़ क्यों नहीं सुनाई देती, उसकी आवाज़ क्यों सुनाई देती है? तो वो डॉपलर इफेक्ट के कारण ही ऐसा होता है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो जो परमाणु बम का सिद्धांत होता है ये किस पर आधारित होता है? ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। दो चीजें होती हैं। एक होता है नाभिकीय विखंडन। एक मिनट। नाभिकीय विखंडन जो होता है वो क्या होता है? नाभिकीय विखंडन में जब बड़ा पदार्थ टूट के 2 टुकड़े बनाता है तो वो क्या प्रोसेस होती है? विखंडन की। इसे हम समझते हैं ये विखंडन होगा तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? नाभिकीय विखंडन कहलाती है। तो जो परमाणु बम होता है उसमें क्या है, यही प्रोसेस होती है नाभिकीय विखंडन की। अब हम बात करते हैं नाभिकीय संलयन। संलयन का मतलब होता है जुड़ना। तो नाभिकीय संलयन के अंतर्गत क्या होता है कि जो 2 छोटे छोटे पदार्थ हैं ये मिलके क्या बनाते हैं? एक बड़ा पदार्थ बनाते हैं। तो जो हाइड्रोजन बम होता है या जो सन होता है उसमें जो क्रिया होती है वो क्या होती है? नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। इसलिए जो हाइड्रोजन बम होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है कंपेयर टू एटॉमिक बम। तो आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया किस में होती है और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया किस में होती है। तो परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होगा? नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर आधारित होगा। फिर द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है ये है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत क्या बोलता है? E = mc²। और ये किसने बताया था इक्वेशन? ये आइंस्टीन ने बताया था। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह कथन किसने बताया था? आपने इन सभी वैज्ञानिकों का नाम सुना होगा। न्यूटन की तो थ्योरी 3 नियम है, आपको पता होंगे। फिर गैलीलियो ने क्या बताया था? तो यहाँ पर याद रखना है कि ब्रह्मांड का है वो लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, वो प्रसारित हो रहा है। ये बताया था एडविन हबल ने। याद रखिएगा, एडविन हबल नामक साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है ये थ्योरी बताई थी। जो केपलर है, ग्रहों के नियम किसने दिए थे? जो ग्रहों की गति के नियम है वो बताए थे केपलर ने। इनका नाम भी आपको याद रखना है। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। पृथ्वी और अन्य ग्रह हैं वो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ना कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। ये सूर्य है और यहाँ पर क्या है? पृथ्वी। और जो अन्य ग्रह हैं वो क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ये जो बताने वाले साइंटिस्ट थे कोपरनिकस। अब बात अरस्तु की आई है तो अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। एडविन हबल ने क्या बताया था? अभी हमने डिस्कस किया कि जो ब्रह्मांड है वो लगातार क्या हो रहा है? प्रसारित हो रहा है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तो अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी तैरने की बात आती है, पानी से संबंधित कोई भी तैरने की बात आती है तो आपको हमेशा आर्किमिडीज का ही नाम याद रखना है।
पौधों में भी जीवन होता है। पौधों में भी जीवन होता है, ये कॉन्सेप्ट बताने वाले कौन थे? वो थे जेसी बोस। और जो पौधों में जीवन होता है इसको कैसे पता करेंगे? तो इसके पीछे एक स्टोरी है, कभी आपको पढ़ने का मौका मिले तो पढ़िएगा। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि एक बार जब ये प्रूफ करने वाले थे जेसी बोस जी कि पौधों में जीवन होता है, तो उन्होंने क्या किया था कि ये एक केमिकल था जो वो पौधे पे डालने वाले थे, जिससे क्या है पौधे का जीवन खत्म हो जा रहा था। लेकिन बहुत सारे लोग इनसे चिढ़ते थे, तो उन्होंने क्या किया था, उस केमिकल को चेंज कर दिया था। केमिकल को चेंज करने के बाद पौधे पे जब वो केमिकल डाला गया तो कोई भी, वो पॉइजनस सब्सटेंस था, तो पौधे में कोई भी चेंजेस नहीं हुए। तो इनको अपने ऊपर इतना विश्वास था कि इन्होंने कहा था कि अगर इस पौधे को कुछ नहीं हुआ तो ये केमिकल मैं पी लूँगा तो मुझे भी कुछ नहीं होना चाहिए था। फिर उस इंसान का जो हृदय परिवर्तन हुआ और फिर उन्होंने माना कि नहीं, मैंने कुछ इसमें बेईमानी कर दी थी, आपने सही बोला, पौधों में जीवन होता है। ये जो पौधे की वृद्धि पता करते हैं कि कैसे जीवन होता है, कैसे उनमें ग्रोथ होती है, उसके लिए एक यंत्र होता है जिसे कहा जाता है कैस्कोग्राफ। ये भी आपको याद रखना है। फिर आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी होती है उसका जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? इसमें ऑप्शंस क्या दिए हैं? जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर, और ऑप्शंस में क्या दिया गया है? लुईस पाश्चर। तो लुईस पाश्चर ने तो टीके का आविष्कार किया था, इसका आंसर होना चाहिए जोसेफ लिस्टर। जो जोसेफ लिस्टर थे उन्होंने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का कॉन्सेप्ट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्याही सोखता, जो स्याही सूख जाती है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो परासरण पर आधारित है। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए काफी लोगों को ये ऐसा कॉन्सेप्ट रहता है कि आइंस्टीन ने E=mc² जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या मिला था, जो नोबेल प्राइज मिला था। बट ऐसा नहीं है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के कारण। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो डिजिटल कंप्यूटर सॉरी गणना पर आधारित है। क्वार्ट्ज घड़ियां होती हैं, तो ये किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो ये दाब विद्युत प्रभाव पर क्या है, कार्य करती हैं। देखिए ये सब क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि इनके अंदर कोई भी ऐसा कुछ प्रिंसिपल है, मतलब ऐसा कुछ कॉन्सेप्चुअल वैसा हमको पढ़ना पड़ेगा तभी हमें ये याद होंगे। फिर विद्युत मोटर सिद्धांत किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये फैराडे के रूल पर काम करता है। ये सब आपको पता होना चाहिए कि फैराडे का नियम क्या बोलता है, ओम का नियम क्या बोलता है, फ्लेमिंग का नियम क्या बोलता है। परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किस प्रभाव के अंतर्गत कार्य करती है? तो जो पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है उसी के अकॉर्डिंग जो होती है वो एटॉमिक घड़ी काम करती है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर विकिरण के उद्दीपन सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बात लेजर की आई है तो आपको लेजर का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है। राडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो राडार की कार्य प्रणाली है वो रेडियो तरंगों के अपवर्तन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम आधारित है, तो हाइड्रोजन बम हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, नाभिकीय संलयन पर आधारित है, और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। लेंज का नियम किससे रिलेटेड है? तो जो लेंज का नियम है वो किससे रिलेटेड है? वो है द्रव्यमान संरक्षण। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहलाता है? लेंज का नियम कहलाता है। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में प्रयोग होता है, तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में क्या प्रयोग होता है? यूरेनियम डेटिंग यूज होता है। पौधे, और अगर पौधे की ज्ञात करना है तो क्या होगा? कार्बन डेटिंग होगा, और अगर पृथ्वी की होगा तो यूरेनियम डेटिंग होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जो पौधा होता है, पौधे में क्या होती है? लकड़ी होती है, और लकड़ी में क्या होता है? कार्बन होता है। तो इसे हम कैसे पता करेंगे? कार्बन डेटिंग से पौधे की आयु पता करेंगे। लेकिन जो पृथ्वी है, पृथ्वी से किसको पता करेंगे हम? यूरेनियम डेटिंग से पता करेंगे। तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा। स्टोक का नियम किससे संबंधित है? तो द्रव में गिरती हुई गोली से संबंधित है स्टोक का नियम। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम किसने बताया था? तो ये ओम ने बताया था। ओम किसकी यूनिट है? तो ओम जो रेजिस्टेंस या प्रतिरोध होता है उसकी यूनिट है।
सल्फाइड ऑक्साइड के सांद्रण की विधि है। जो फैन उत्प्लावन विधि होती है ये सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण की विधि है। अयस्क से यदि चुंबक की अशुद्धियों को दूर करना है तो कौन सी टेक्निक यूज की जाएगी? वो की जाएगी चुंबकीय पृथक्करण विधि। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो डॉर्बिन नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत दिया था। मेंडल को जेनेटिक्स का फादर बोला जाता है। लेमार्क को आधुनिक जूलॉजी का जनक बोला जाता है। जीव द्रव्य जीवन का आधार है, यह मत किसने दिया था? ये दिया था हक्सले ने। याद रखिएगा, जो जीव द्रव्य होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो क्या है? जीवन का आधार है। फिर रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी 1665 में, और लुईस पास्चर ने टीके का आविष्कार किया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हॉग्यो डी ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये डार्विन ने बताया था। एक जीन एक एंजाइम की जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था वीडल और टॉटम ने। इनका नाम याद रखना है आपको। हरगोविंद खुराना ने जीनोम के बारे में बताया था, और जो वॉटसन और क्रिक है इन्होंने डीएनए के बारे में बताया था। डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है उसके बारे में बताया था। अब कुछ क्वेश्चन हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड देखते हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है नई दिल्ली में। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है एमएस स्वामीनाथन को। लेकिन अगर विश्व में पूछा जाए तो ये आंसर होगा वर्गीस कुरियन। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आपने सुना होगा अभी जो नेचुरल फार्मिंग है वो काफी चर्चा में रहती है। तो जो प्राकृतिक खेती का कॉन्सेप्ट बताने वाले व्यक्ति थे वो थे एमएस रंधावा। एमएस रंधावा है ये, याद रखिएगा। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है, तो किस आधार पर किया जाता है? तो ये तो वर्षा के प्रक्रम के आधार पर ही किया जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, वर्षा के परिणाम और तापक्रम के आधार पे ही क्या किया जाता है? फसल के प्रकार को निर्धारित किया जाता है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो जो रेगिस्तान में वनस्पति पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर पानी कम होता है, तो रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उसे कहा जाता है जीरोफाइट, ना कि पैराफाइट। इसमें गलत आंसर टिक है, याद रखिएगा। क्या कहा जाता है? जीरोफाइट, क्योंकि वहाँ पर जीरो वाटर होता है। आप कुछ ऐसा ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती हैं? तो उत्तरांचल, याद रखिएगा। अब ये विभाजन हो गया जब यूपी और उत्तराखंड अलग अलग हो गए, तो अब तो आपको उत्तराखंड मिलेगा फूलों की घाटी के रूप में। खरीफ का मौसम कब होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर मंथ तक क्या है? खरीफ का मौसम माना जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? वो है थाईलैंड। याद रखिएगा, थाईलैंड में क्या है? प्राकृतिक रबर का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या आप बता सकते हैं कि जो रबर का वल्कनाइजेशन होता है या वल्कनीकरण होता है तो उसमें कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है? यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ पर की गई? कानपुर में की गई। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है पहले। झूम खेती प्रचलित है। झूम खेती क्या कहलाती है? झूम खेती का मतलब होता है कि अगर आपने किसी एक स्थान पर खेती की है, खेती करने के बाद आप क्या है थोड़े दिन बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करने का लगो। तो झूम खेती के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। तो जहाँ पर असम है वहाँ पर इसे झूम खेती कहा जाता है। सिनकोना, सिनकोना आपने देखा होगा मलेरिया के उपचार में यूज किया जाता है। तो किस भाग से कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना के? तो जो तने की छाल होती है उससे कुनैन प्राप्त होता है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल पूर्ण पुष्प पाया जाता है। तो सभी चारों चक्र में जो पुमंग जायंग होते हैं इन सब में क्या है? सभी चारों चक्र में पूर्ण पुष्प पाया जाता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो उसका नाम ही है फूल गोभी। तो जो फूल का जो पुष्प क्रम होता है वो उसके खाने वाला भाग होता है। नारियल का फल होता है, नारियल का फल क्या होता है? डूपी होता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। इसको भी याद रखिएगा।
और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है। पौधों के रस को चूस लेने वाला सबसे छोटा कीट जो होता है उसे क्या कहा जाता है? एफिड। जो एफिड होता है पौधे के रस को चूसने वाला सबसे छोटा कीट होता है। सबसे बड़े पुष्प होते हैं, तो जो सबसे बड़ा फूल होता है वो रेफ्लेशिया का होता है, ये आपने स्टैटिक जीके में भी पढ़ा होगा। चाय में लाल कीट का कारण क्या होता है? यदि चाय में लाल कीट हो जाते हैं तो वो फंगस के कारण होता है। किसमें बीज नहीं होते हैं? तो पाइनस में क्या होते हैं? बीज नहीं होते हैं। नींबू में कैकर रोग किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। जो मार्श रोग होता है वो मटर में होता है। आपने देखा होगा मटर में कुछ बहुत ही अजीब अजीब के स्पॉट्स बन जाते हैं, तो जो मार्श रोग होता है वो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। भारत में गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है? अभी आपको अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट आंकड़े के अनुसार बताना है। वैसे इंडिया गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान नहीं रखता है, द्वितीय स्थान ही रखता है। प्रथम स्थान कौन रखता है ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल है? तो जो काजू है, सेब है, नाशपाती है, ये सभी ट्रू फॉल्स में ट्रू फ्रूट्स नहीं होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है? नगदी फसल का मतलब क्या होता है कि उसकी पैदावार जैसी होती है वैसे ही वो बिक जाती है, वो होती है तम्बाकू। इसके लिए कोई वो ऐसा पर्टिकुलर ऐसा नहीं रहता है, वही रहती है। फिर निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो चावल में तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट होता है, मक्का, सेब, इन सब में प्रोटीन की अधिक मात्रा नहीं होती है, लेकिन जो मूंगफली होती है उसमें क्या है? प्रोटीन काफी मात्रा में पाया जाता है। कुछ क्वेश्चंस और हैं। यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो एमाइड के फॉर्म में होता है। सोयाबीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो चाइना से हुई है। और सोया स्टेट के रूप में कौन जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश जाना जाता है। हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन सबसे अधिक बढ़ा था? तो गेहूं का बढ़ा था। जो पंजाब वाला रीजन है वहां पर काफी अधिक गेहूं का प्रोडक्शन हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का उत्तम स्रोत है? तो वो है सोयाबीन। भारत में कपास का उत्पादन कहाँ पर अधिक होता है? तो महाराष्ट्र में होता है। और अगर बात एमपी की जाए तो जो खंडवा खरगोन वाला क्षेत्र होता है वहाँ कपास का काफी अधिक उत्पादन होता है। भारत में सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? तो केरल है। क्षारीय मृदाओं में सुधार लाने के लिए उपयुक्त रसायन है वो है पाइराइट्स। याद रखिएगा, जो क्षारीय मृदा होती है उसमें अगर सुधार करना है तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें तो पाइराइट ही दिया है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो औषधि अनुसंधान केंद्र है ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाला सबसे पहले क्या यूज किया गया था? तो वो गेहूं ही था, याद रखिएगा इसको। ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। संसार में सबसे अधिक तिल का उत्पादन करने वाला देश है अपना प्यारा भारत। कौन सा केसर का उत्तम स्रोत नहीं है? तो जो कैरोटीन होता है ये केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अभी काफ़ी क्वेश्चंस हैं लेकिन वीडियो बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।